कहेंगे, और लंबी लंबी है तो क्या कहेंगे। अगली विधि आती है कूड़ विधि। कौन सी विधि आती है बेटा? कुछ लोग इसको कुंड विधि लिखते हैं, तो वो बिंदी यहां लगाना है। हल के द्वारा बनाई गई नाली को क्या कहते हैं बेटा? कूड़ कहते हैं। कुछ लोग इसको नाली एवं मेड़ विधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? नाली एवं मेड़ विधि। अब आपको एक चीज का ध्यान रखना है, अंग्रेजी में इस विधि का नाम है फरो मेथड। क्या नाम है बेटा? फरो मेथड। इसी को रिज एंड फरो मेथड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तुमने कभी खेत देखा है? सही बताओ। चलो ये काम तो अच्छा किया जिंदगी में। फसल देखी है? वो ये कह रहा नहीं देखी। मेरे से पूछा था एक आदमी ने एक बार कि एबले बच्चों की पहचान कैसे करें। मैंने कहा उनसे पूछो तुम खाना खाते हो, कह देंगे नहीं। वो इसका मतलब वो क्या है? एबला है। कुछ फसलें ऐसी रहती है जिनको हम मेड़ पे लगाते हैं। कहां लगाते हैं बेटा? जैसे आलू को कहां लगाएंगे? गन्ने को कहां लगाते हैं? मेड़ पे लगाते हैं, है ना। अच्छा, चुकंदर को कहां लगाते हैं? गाजर मूली को भी कहां लगाते हैं? अच्छा, ये जो नाली और मेड़ विधि है, इसमें पानी हमेशा कहां बहता है बेटा? नालियों में, जिसको कूड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हल के द्वारा बनाई गई नाली क्या कहलाती है? कूड़। और चूंकि इसमें पानी नालियों में बहता है और वो सीधे जड़ क्षेत्र में पहुंच जाता है, इसलिए इस विधि की दक्षता पहले वाली तीनों विधियों से ज्यादा है। पहले वाली तीन विधि कौन सी है? प्रवाह विधि, चेक बेसिन विधि और बॉर्डर विधि से ज्यादा दक्षता है। अब कई बार पूछा जाता है कि इसमें से मेड़ कौन सी, बताओ कौन सी है? ये मेड़ है। तो नाली कौन सी है? ये। और इस विधि में कितना भाग डूबना चाहिए? कई बार पूछ लेता है कि कूड़ विधि में कूड़ का कितना भाग भीगना चाहिए? 1/2। ठीक है, 1/2 भाग भीग गया। अब इसके दो प्रकार है। कितने प्रकार है बेटा? एक वाले को हम कहते हैं समतल कूड़। क्या कहते हैं? इसी को गहरी कूड़ विधि भी कहा जाता है। इसकी लंबाई लंबाई तो नहीं लिखूंगा, इसका गहराई अपने को याद रखना है। 30 से 60 सेंटीमीटर गहराई होती है। कितनी बेटा? 30 सेंटीमीटर मतलब 1 फुट, और 60 सेंटीमीटर मतलब 2 फुट, है ना। तो इसमें नालियों की गहराई ज्यादा होने के कारण इसको क्या कहा जाता है? गहरी कूड़ विधि। दूसरी होती है समोच्च कूड़ विधि। समोच्च कूड़ विधि का प्रयोग कहां होगा? पहाड़ों पर। कहां पर होगा बेटा? तो पहाड़ों पर कौन सी कूड़ विधि अपनाई जाती है? समोच्च। लिख लो, ज्यादा नहीं लिखाएंगे, इनमें से क्वेश्चंस कम आते हैं। ऑनलाइन वालों, क्या तुम देख पा रहे हो? डायग्राम तो नहीं बनाते हो ना तुम बेटा? नहीं बनाओगे तो कम समझ में आएगा, बना लोगे तो फिर समझ में आ जाएगा कि कहना क्या चाहते हैं। थाला विधि। क्या नाम है? थाला विधि। इसको अंग्रेजी में कहते हैं बेसिन विधि। क्या कहते हैं बेटा? बेसिन मेथड। बेसन नहीं रे, बेसिन मेथड। बेसिन का मतलब होता है गड्ढा, जैसे हाथ धोते हैं वो वॉश बेसिन है ना। और पांचवी होती है वलय विधि। इन दोनों ही विधियों का प्रयोग फल वृक्षों में प्राचीन काल से होता आ रहा है। तो फल वृक्ष की सिंचाई की विधि कौन सी है? दोनों है, बेसिन विधि भी और रिंग विधि भी। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, तुमने कभी बगीचा देखा? फलों का बगीचा देखा कि नहीं? सही बताओ। नहीं देखा? इसी को शास्त्रों ने कहा था। क्या कहा था? ये क्या है बेटा? पेड़ है। फल वृक्ष ये छोटा है यार, थोड़ा कॉम्प्लेन किया कर। अब जब फल वृक्ष लगाते हैं बगीचे में, तो उस पेड़ के तने के आसपास की थोड़ी सी मिट्टी को हटा देते हैं, जिससे वहां पे गड्ढा बन जाता है ना। फिर इन सभी जितने भी गड्ढे हैं, इनको एक ही सिंचाई की नाली से जोड़ दिया जाता है। इस विधि को कहते हैं हम लोग थाला विधि। क्या कहते हैं बेटा? अंग्रेजी में कहते हैं बेसिन मेथड। पर इस विधि की खासियत क्या है कि जब हम इस विधि में पानी देते हैं, तो पानी ऐसे बहते 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 पहले पौधे को मिलता है। फिर जब गड्ढा पूरा भर जाता है तो दूसरे पौधे को मिलता है। फिर 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 और फिर। पर यहां से यहां तक पानी 3 घंटे तक जाता है, तो इसको कितनी देर तक पानी मिला? और उसको आखिरी वाले को 5 मिनट। इसको कहते हैं जल का असमान वितरण। क्या कहते हैं बेटा? तो थाला विधि का पहला दोष क्या है? जल का असमान वितरण। पहले पौधे को हमेशा ज्यादा पानी मिलता है, दूसरे वाले को उससे कम, आखिरी वाले को सबसे कम। क्लियर है मामला? अब इसके दांत घात खुजली हो रखी है, पानी में घुलेगा तो दूसरे क्या दोष है? यह रोगों का स्थानांतरण करती है। अच्छा, कई बार क्या होता है पता? ये 2 नंबर का आदमी मान लो 15 अगस्त पे आजाद हो गया, चले गया, तो भी जिंदगी भर इसके हिस्से का पानी उस गड्ढे में जाता रहेगा, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। तो जल की अनावश्यक हानि होती है ना। तो अच्छी विधि नहीं है, इसीलिए थाला विधि को क्या माना गया बेटा?
दोषपूर्ण विधि। अब इन दोषों को दूर करना है, क्या करना है, किसके दोष दूर करना है, थाला विधि का। ये अपना एक पेड़ पहले यहीं रह गया, तू पहले तू जा। किसके दोष दूर करना है बेटा, थाला विधि के। चलो अभी दूर कर देते हैं। तो फिर नई विधि बनाई गई, उसका नाम रखा गया वलय विधि। कौन सी विधि बेटा, कहाँ है वलय विधि, अभी बनाऊंगा मैं जब वलय विधि बनेगी। मुश्किल मामला है। इसमें क्या करते हैं कि मुख्य सिंचाई की नालियों को डायरेक्ट फल वृक्षों के थाले से नहीं जोड़ते, उनको बीच में से गुजार देते हैं। किधर से गुजार देते हैं बेटा, बीच में से। ज्यादा बड़े बड़े पेड़ हैं, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फिर से बताता हूं। मान लो कि हमने फल वृक्ष लगा रखे, काय में लगा रखे बेटा, थाले के अंदर ही लगा रखे। तो जब हमने देखा कि थाला विधि है उसमें, तो एक को दूसरे से डायरेक्ट हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। वलय विधि में क्या करते हैं, एक को दूसरे से डायरेक्ट नहीं जोड़ते हैं, दो लाइनों के बीच में से एक मुख्य सिंचाई की नाली गुजार देते हैं, यहां से एक, और इस सिंचाई की नाली को थालों से आपस में जोड़ देते हैं। अब जब हम इसमें पेड़ लगाएंगे तो ये पानी जो है डायरेक्ट एक थाले से दूसरे थाले में नहीं जाएगा, एक बेसिन से दूसरे बेसिन में नहीं जा पाएगा, और इस कारण से ना तो रोगों का संचरण होगा, ना किसी को कम पानी मिलेगा और ना ही किसी को ज्यादा पानी मिलेगा। तो इस विधि का क्या नाम रखा आपने बेटा, है वलय विधि। इसमें थोड़ा छोटा पेड़ बना देता हूं मैं, ताकि वो दूसरे थाले में नहीं घुस जाए। 1 2 3। तो प्रश्न आता है कि थाला विधि का सुधरा हुआ रूप, जिसमें थाला विधि के दोष नहीं पाए जाते, उसका नाम क्या बेटा, वलय विधि। लिख लो इसको अंगूठी विधि भी कहते हैं ना। थाला विधि का सुधरा हुआ रूप किस नाम से जाना जाता है, वलय विधि से। ऑनलाइन वालों तुमको दिख रहा है, मतलब है कि तुम सोचो कि मैं सिंचाई की 5 विधियों की सही जोड़ी का चार्ट बनाऊंगा, सतही सिंचाई की, और इनको आगे पीछे लिखूंगा। जैसे मान लो मैंने यहां लिख दिया थाला विधि, यहां लिख दिया कूड़ विधि, यहां लिख दिया प्रवाह विधि, यहां कौन सी लिखूं, वलय विधि, और यहां कौन सी लिख दूं, क्यारी विधि, और इधर फसलों के नाम लिख दूं। जैसे यहां लिख दिया गन्ना, आलू, धान, गेहूं, दोषपूर्ण, क्या लिखूं यहां, थाला विधि का सुधरा रूप। अच्छा मान लो मुझे ये सब नहीं याद है इसके बारे में, तो क्या मैं प्रश्न बना पाऊंगा, तो फिर मेरे को पढ़ना पड़ेगा। अच्छा इस बार मैं रीडिंग मारूंगा कि उसके अंदर ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। जब हम पढ़ते हैं तो 2 तरह की पढ़ाई होती है, एक्टिव पढ़ाई होती है और दूसरी पैसिव पढ़ाई होती है। एक्टिव पढ़ाई का मतलब आप उस चीज में इन्वॉल्व हो गए। जैसे जब भी ये जो बड़े बड़े आईआईटीज वगैरह रहते हैं, यहाँ पे किसी टीचर को कुछ पढ़ाना रहता है तो वो कई बार प्रयोग करते हैं। वो क्या करते हैं कि पेन ड्राइव में फाइल खोल के उसको दिखाते, बोले कोड लिखा था मैंने और इसमें गड़बड़ हो रही है यार, ये कोड चल नहीं रहा है, तो मैं आप सबको सेंड कर देता हूँ ग्रुप में, आप एक बार इसको चेक करना। और वो सारे बच्चे 3-4 किताब लेके उस कोड की एरर सही कर देते हैं, और वो कोड उनको जिंदगी भर के लिए याद हो जाता है। जानबूझ के एक ही गलती बार बार दोहराते, क्योंकि उनको पता है मैं ये दे दूंगा, लिख दूंगा, सही और बता दूंगा, याद करना एक बच्चा भी करके नहीं लाएगा। पर जब वो खुद उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाएगा, जब वो एक्टिव हो जाएगा उसके अंदर, जब हम पढ़ते हैं, मान लो मुझे प्रश्न बनाना है, मुझे एक्टिव होकर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वहां गलती की गुंजाइश नहीं है। और अगर एक्टिव कहते हैं बेटा, पर पढ़ाई में फोकस रहना बहुत ही मुश्किल काम है। जैसे एग्रोनॉमी है, रोज 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 पढ़ोगे, अपना दिमाग बोर होने लग जाता है। अपना दिमाग केवल कुछ विशेष प्रकार की चीजों को याद रखता है। इंसान का जितना भी डेवलप हुआ नेचुरल है ना, मान लो 40,000 साल पहले हमारे से, तो मैं 40,000 साल से लेकर 30,000 साल तक तो हमने खेती नहीं की, पशुपालन भी नहीं किया। ये हो गई वलय विधि। अब बताओ सतही सिंचाई की कुल विधियां कितनी है, पहली कौन सी है, दूसरी कौन सी है, तीसरी कौन सी है, चौथी कौन सी है, और 5वीं कौन सी है। धान की सिंचाई किससे करेंगे, गेहूं की किससे करेंगे, गन्ने की किससे करेंगे, फल वृक्षों की किससे करेंगे, थाला विधि और वलय विधि। पर कभी कभी ना ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं। जैसे मान लो किसी ने हमसे पूछ लिया कि फल वृक्ष की सिंचाई के लिए सर्वोत्तम विधि कौन सी, तो सबसे अच्छी मानी जाती है ड्रिप विधि, बूंद बूंद विधि। ये नहीं मिले तो फिर क्या ढूंढना है, ये भी नहीं मिले तो थाला विधि, है ना, ये ध्यान रखना।
अब ड्रिप विधि अभी अभी आई है राजस्थान में, इसके पहले हर जगह फवारा फवारा लिख देते थे। तो पहले प्रश्न आता है रेतीली मृदाओं में सिंचाई की या शुष्क क्षेत्रों में सिंचाई की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? अब 12वीं किताब में तो फवारा लिखा है क्योंकि उसमें ड्रिप ऐड किया ही नहीं उन्होंने। पर अपने ध्यान रखना है ड्रिप हमेशा फवारे से बेहतर रहती है, केवल कब? जब फसलें पास पास नहीं लगी, है ना। इसके बाद क्या ढूंढेंगे? फवारा। और फवारा भी नहीं मिले तो फिर दूसरी विधियों की तरफ अपन जा सकते। ठीक है। कोई पूछे ऊंची नीची मृदाएं, ऊंची नीची को क्या कहते हैं अपन? उबड़ खाबड़। जेईटी 2025 में लहरदार लिख दिया, है ना। इसमें अपने को ओवरहेड इरिगेशन ढूंढना है। ओवरहेड किसका नाम है बताओ? चाहे फवारा लिख लो, चाहे रेन गन लिख लो, चाहे सेंट्रल पाइवोट वायवीय सिंचाई की विधि का ढूंढना है। ये नहीं मिले तो फिर ड्रिप भी लगाया जा सकता है क्योंकि इसमें पाइप में पानी होता है, ज्यादा ऊंचा नीचा होने से फर्क नहीं पड़ता। प्रेशराइज सिस्टम। दूसरी विधि आती है अधोसतही सिंचाई, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं हम लोग? सब सरफेस इरिगेशन। क्या कहते हैं बेटा? अंडरग्राउंड भी तो कह सकते हैं, अरे अधोभूमिक भी तो कह सकते हैं। तो अधोसतही और अधोभूमिक सिंचाई एक ही बात। इसमें क्या करते हैं? पहली बात तो कि बहुत महंगी विधि है, भारत में कम प्रचलित है ना। कुछ लोग पढ़ाते हैं भारत में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है, किया जाता है केरल और कर्नाटक में नारियल और सुपारी के बगीचों। कहां किया जाता है बेटा? जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में एप्पल गार्डन्स। एप्पल गार्डन मतलब सेब के बगीचे। इस विधि में क्या करते हैं कि खेत के नीचे 1 से 3 फीट की गहराई में पाइपलाइन बिछा देते हैं। कितनी गहराई में? उस पाइपलाइन में ऐसे छिद्र बने हुए रहते हैं। क्या बने हुए रहते हैं बेटा? ऐसा। तो जो फल वृक्ष होते हैं हमारे, उनकी जड़ें तो बहुत गहराई तक जाती है और उनको वहीं जड़ क्षेत्र में क्या प्राप्त हो जाता है? पानी प्राप्त हो जाता है। तो इस विधि का प्रयोग कहां किया जाता है बेटा? है कौन सी फसलों में? बहुवर्षीय फल वृक्ष वाली फसलों में। कौन सी फसलों में? इसमें पाइपलाइन कहां गाड़ते हैं? जमीन से 1 से 3 फीट गहराई पे। कितनी गहराई पे? 1 से 3 फीट गहराई। पर इसकी दिक्कत क्या है कि ये एक महंगी विधि है। कैसी विधि है बेटा? महंगी विधि होने के साथ साथ इसका वार्षिक फसलों में ज्यादा प्रयोग नहीं किया जा सकता, है ना। मतलब गेहूं धान मक्का ज्वार में इसका उपयोग नहीं होता, इसलिए भारत में कम प्रचलित है। नहीं और कम में अंतर है कि नहीं है? हाँ, तो भारत में कम प्रचलित। फिर भी कोई पूछ ले कहां पाई जाती? केरल और कर्नाटक। दक्षिण भारत में क्या कौन से बगीचे उगाएंगे यहाँ पर? नारियल और सुपारी के बगीचे। अच्छा, मैं जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश लिख दूं तो फिर एचपी समझ जाओगे? सेब के बगीचे। ठीक है। अब इसमें फायदा क्या? देखो, सारा पानी कहां जा रहा है? खरपतवार उगेंगे क्या? हैं? वाष्पीकरण होगा क्या? क्रिकेट खेल सकते हैं क्या? लिख लो। वो लिखना है क्या पहले? कहां से आवाज आई है? बे करूं? पड़ोसी में लिख ले यार। अरे भगवान, कभी मेरे को राजस्थान सरकार काम देना सुपरवाइजर बनाने का, तो मैं एक स्क्रीन टेस्ट रखूं पहले। वो सरकार को तो काम करने के लिए सुपरवाइजर चाहिए, उनको वो आदमी थोड़ी चाहिए जो अभी तो सुपरवाइजर बन जाए, 2 साल बाद डबल बन जाए। तीसरी विधि और सबसे इंपॉर्टेंट विधि है वायवीय सिंचाई। वायवीय सिंचाई को क्या कहा था हमने? ओवरहेड इरिगेशन। याद रखना है ना, हिंदी में ही लिख रहा हूं मैं, अंग्रेजी को भी। ओवरहेड सिंचाई। ओवरहेड का मतलब क्या है? देखो, सतही सिंचाई में हमने भूमि की सतह पर पानी दिया, अधोसतही सिंचाई में हमने कहां पानी दिया? भूमि के नीचे पानी दिया। वायवीय सिंचाई में कहां से पानी देंगे? आसमान से, है ना। तो एक धरती विधि, एक पाताल विधि और एक आकाश विधि, ऐसे भी याद कर सकते हो पंचायत। अब ओवरहेड सिंचाई जो है, ये सभी विधियां जो भी है, ये वर्षा के समान सिंचाई करती है। किसके समान बेटा? अगर मैंने एक लाइन एक बार लिख दी तो ये तीनों ही विधियों पे लागू होगा मामला, चाहे फवारा हो, चाहे रेन गन हो, चाहे सेंट्रल पाइवोट सिस्टम, है ना। तो ऐसी सिंचाई या ऐसी विधि जो वर्षा के समान सिंचाई करती है, उसको क्या कहते हैं बेटा हम लोग? ओवरहेड सिंचाई। दूसरा, जल का वितरण इसमें एक समान होता है। इसका मतलब क्या है? हमने बताया था सतही सिंचाई की विधि में पानी बह के जाता है, यहां से यहां तक जाने में टाइम लगता है, इसलिए गहराई कम और ज्यादा आती है। ऐसा बताया था क्या मैंने? हमारा विधि में या रेन गन में कभी भी ऐसा सिस्टम नहीं होता। हर जगह बराबर पानी गिरता है तो बराबर जड़ क्षेत्र गीला होता है ना। तो इसमें जल का वितरण कैसा होता है? एक समान। अब बात आती है इसमें कितनी विधियां आती है। तो सबसे पहली विधि आती है हमारी फवारा विधि। फवारा विधि को अंग्रेजी में क्या कहते हैं बेटा? स्प्रिंकलर सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम इसका आविष्कार हुआ था इजराइल में। कहां हुआ था बेटा? अच्छा, ड्रिप का भी इजराइल में हुआ, इसका भी इजराइल में हुआ, पर दोनों एक ही साथ एक क्वेश्चन में दिख जाए फिर क्या उत्तर लगाना है? ड्रिप, क्योंकि वो पॉपुलर ज्यादा हुई है, ये तो कम पॉपुलर, बहुत महंगी विधि थी एक जमाने। तो फवारा विधि या स्प्रिंकलर विधि, मैं पढ़ाऊंगा तुम लिखोगे, अरे मैं पढ़ाऊंगा तुम लिखने में रह जाओगे। तो पढ़ाने दोगे जब तो पढ़ाऊंगा यार, मैं पढ़ाता हूं तुम लिखने बैठ जाते हो, तो मैं पढ़ाऊंगा किसको ये तो बताओ। मैं इधर पढ़ा रहा हूं, वो उधर लिख रहे हैं, तो मैं ये बातें कह किसे रहा हूं? सुनने वाला तो कोई है ही नहीं। चलो,
अब देखो फव्वारा विधि को अगर अपन ध्यान से देखें तो ये प्रेशराइज मेथड ऑफ इरिगेशन है। प्रेशराइज का मतलब क्या है कि इसमें दबाव के साथ पानी जो है वो बहता है पाइप के अंदर। तो इसके लिए एक बहुत ज्यादा शक्तिशाली पंप की आवश्यकता पड़ती है। किसकी आवश्यकता पड़ती है बेटा? शक्तिशाली पंप की आवश्यकता पड़ती है। अब इसमें एक मुख्य पाइपलाइन होती है और मुख्य पाइपलाइन से 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक सहायक पाइपलाइन होती है। 90 डिग्री का कोण मतलब क्या है? ये वाला कोण है ना, 90 डिग्री का बनेगा। अब प्रश्न क्या क्या पूछा जाता है? देखो सबसे पहले पूछा जाता है कि ये जो पाइप है इसकी लंबाई कितनी है। ये कौन सा पाइप है पहले तो ये बताओ? मुख्य पाइप। इसकी लंबाई कितनी है? 20 फीट या 6 मीटर। ये सुपरवाइजर ने पूछा हुआ प्रश्न। कितने फीट है बेटा? अच्छा अपने खेत में वो आती है ना छड़े लंबी लंबी कास्ता पाइप, देखे कि ना तुमने? उसकी लंबाई कितनी होती है? वही है 20 फीट, है ना। इसके अंदर पानी का दबाव कितना है? 2.5 से लेके 4.5 किलोग्राम। अब आधा ऊपर नीचे कर लेना एडजस्ट, उसमें कोई अलग अलग कंपनियों की अलग अलग पंपों की दबाव कम ज्यादा हो सकता है, पर एवरेज कितना आता है? 2.5 से 4.5 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर। एक और किताब है उसमें लिखा 15 पौंड प्रति वर्ग इंच। क्या लिखा बेटा? पर ये अब डेटा बाहर हो गया इसलिए इसको पूछा नहीं जाता है ना। फिर मुख्य पाइपलाइन से जुड़ी हुई पाइप कौन से हैं? सहायक पाइपलाइन। और सहायक पाइपलाइन के ऊपर आसमान की तरफ ऊंचे पाइप लगे, इनको कहते हैं राइजर्स। क्या कहते हैं बेटा? ये राइजर की लंबाई निर्भर करती है कि आप कौन सी फसल लगाते हो। तो एक राइजर से दूसरे राइजर के बीच की दूरी लगभग 10 से 12 मीटर होती है। कितनी होती है बेटा? इसलिए एक पाइप से दूसरे पाइप की दूरी भी 10 से 12 मीटर होती है, चाहे नोजल पूछे चाहे राइजर पूछे। हर राइजर के ऊपर एक नोजल लगा रहता है। क्या लगा रहता है बेटा? हर राइजर के ऊपर एक नोजल लगा रहता है, जिसको तुम गांव की भाषा में चिड़िया कहते हो। ऐसा लगा रहता। और इस नोजल के अंदर से फव्वारे के समान पानी निकलता है। 6 मीटर इधर गिरता है और 6 मीटर इधर गिरता है, 25 डिग्री का कोण बनाता है ना। अब अलग अलग प्रश्न आते हैं। जैसे कोई आपसे पूछे कि ये कौन सी सिंचाई की विधि है, तो आप क्या बताओगे? फव्वारा विधि। फव्वारा विधि में सिंचाई कैसी हो रही है? बारिश के समान। तुमको कहीं जाना है? टाइम खत्म हो गया क्या? इसलिए नहीं बोल रहे तुम, कल पढ़ेंगे। जवाब ही नहीं दे रहे, मैं अकेले ही बनाते जा रहा हूं फव्वारा। क्रिया विधि पढ़ लेते हैं, फिर इसके बारे में जो जो जानकारी अपन सब लिख लेंगे, है ना। यह एक प्रकार के पाइपलाइन का जाल है। क्या है बेटा? जिसको खेतों में परमानेंटली बिछा दिया जाता है, जिसमें जो मुख्य पाइपलाइन होता है, ये वाला पाइपलाइन क्या कहलाएगा बेटा? मुख्य पाइप। और इस मुख्य पाइप की लंबाई कितनी होती है? 20 फीट या 6 मीटर। कितनी होती है? मीटर में 6 मीटर और फीट में 20 फीट। ठीक है। इसके अंदर जो पानी बहता है, उस पानी का जो दबाव है वो होता है 2.5 से 4.5 किलोग्राम। ऐसा पढ़ाया था क्या कल मैंने? है पर तुमने लिखा नहीं था ना, ये लिख लिया था, कोई बात नहीं। 2.5 से 4.5 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर, है ना। ये वो दबाव है जो पानी उस पाइप की सतह पर डालता है ना। अब प्रश्न आता है कि दो पाइप को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? ये प्रश्न पूछा हुआ है क्या? यस, पाइप कनेक्टर, जिसको हम कहते हैं कपलर। क्या कहते हैं बेटा? कपलर का प्रयोग। जो कपल बना दे वो क्या कहलाएगा? कपलर, है ना। दो पाइप का कपल करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कपलर। फिर इस मुख्य पाइपलाइन से 90 डिग्री का कोण बनाते हुए जो दूसरी पाइपलाइन होती है, इसको हम कहते हैं सहायक पाइप। क्या कहते हैं बेटा? सहायक पाइप। अच्छा, सहायक पाइप की मोटाई मुख्य पाइपलाइन से ज्यादा होगी कि कम होगी? इसके बारे में और कुछ भी नहीं लिखना है ना। तीसरा जो पाइप है, ये जो हरे कलर का दिखाई दे रहा है, इसको हम कहते हैं राइजर। क्या कहते हैं? राइजर। एक नहीं है, बहुत सारे, इसको क्या लिखेंगे अपन? राइजर्स। अब राइजर की जो लंबाई है वो निर्भर करती है फसल की लंबाई के ऊपर। जैसे मान लो हमने सब्जियां लगा दी या आलू की फसल उगा ली। अब बताओ आलू की लंबाई ज्यादा होती है कि कम होती है? तो 1 से 2 फीट का राइजर अपन लगाएंगे। कितने फीट का? पर मान लो किसी ने गेहूं उगा लिया या सरसों लगा लिया, तो फिर इस राइजर की लंबाई कितनी हो जाएगी? 3 फीट। 5 फीट नहीं रे, 3 फीट हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? अब हर राइजर के ऊपर टॉप पे एक चिड़िया बैठी रहती है, और इस चिड़िया को क्या कहते हैं? नोजल कहते हैं। जगह नहीं बची अपने पास यार। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। 1 2 3 4। चलो बेटा तुम सब इधर आओ थोड़ी देर के लिए। अरे रुको तो सही। हो गई जगह? ये व्यवस्था सिर्फ मेरे ही पास है, तुम्हारे पास? अब देखो कौन कौन से पाइप की हमने बात कर ली बेटा? मुख्य पाइप की, सहायक पाइप की, और तीसरी किसकी बात की हमने? राइजर यानी खड़े वाले पाइप की। अब हम बात करेंगे नोजल की। नोजल क्या होता है? तो हर राइजर के टॉप पे एक नोजल लगा रहता है, और इस नोजल की खासियत क्या है कि 1 से 2 चक्र प्रति मिनट घूमता है। कितने चक्र घूम जाता है 1 मिनट में? 1 से 2 चक्र, है ना। अब प्रश्न ये आता है कि अगर मान लो कि यहाँ पर मुख्य पाइप में दबाव 2.5 से 4.5 किलोग्राम है, तो नोजल से पानी निकलने का दबाव कितना होता है? तो ये होता है 0.5 से 5 किलोग्राम। पर एक आध बुक में क्या लिख रखा है? 0.5 से 10 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर।
और ये पानी 6 मीटर इधर गिरता है, 6 मीटर उधर गिरता है, मतलब कितना फव्वारा बना देता है ये, इधर से उधर तक 10 से 12 मीटर। तो हम दो राइजर के बीच की दूरी भी लिख सकते हैं, दो नोजल के बीच की दूरी भी लिख सकते हैं। कितनी लिखेंगे बेटा? 10 से 12 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है ना? जितना प्रेशर ज्यादा रहेगा दूरी भी उतनी ज्यादा रहेगी। अब प्रश्न आता है कि फव्वारे का हृदय किसको कहा जाता है? फव्वारे का हृदय किसको कहा जाता है? नोजल को कहा जाता है। पहले पीतल के आते थे नोजल, अब काय के आते हैं? हाँ, तो पीतल के आते थे तो फव्वारा सिंचाई बहुत महंगी पड़ती थी, अब प्लास्टिक के आते हैं, तब जाके फव्वारा सिंचाई कैसी मानी गई है? सस्ती विधि। पर फिर भी अगर कोई पूछे कि 1 हेक्टेयर में कितने नोजल आएंगे, तो अपन क्या जवाब देंगे उनको? 420। कितने आएंगे बेटा? 420 नोजल और 420 राइजर प्रति हेक्टेयर। तो ये नॉर्मल इसकी क्रियाविधि होगी। हाँ, अब अपने को देखना है कि फव्वारा सिंचाई है क्या। तो ये ओवरहेड सिंचाई का एक प्रकार है। इसमें फसलों के सिर के ऊपर से पानी देते हैं। कहां से देते हैं? फसलों के ऊपर से। वर्षा के समान सिंचाई की जाती है। किसके समान बेटा? वर्षा के समान सिंचाई की जाती है। अच्छा, दूसरी बात हमको ध्यान रखना है कि जल का वितरण एक समान होता है। इसका मतलब क्या निकलेगा? कि जहां भी मिट्टी खोद के हम देखेंगे वहां समान गहराई तक मिट्टी गीली होगी, तो जल का वितरण कैसा हो जाएगा बेटा? एक समान। इसको दूसरे शब्दों में क्या लिख सकते हैं हम? सिंचाई की गहराई एक समान। सिंचाई की गहराई एक समान। अब इसमें से क्या प्रश्न पूछे जाते हैं? साधारण प्रश्न है ना। साधारण प्रश्न पूछे जाते हैं कि फव्वारा सिंचाई विधि का आविष्कार कहां हुआ? कहां हुआ बेटा? इजराइल में हुआ। ड्रिप सिंचाई का आविष्कार कहां हुआ? दोनों ऑप्शन में दिखे, फिर क्या उत्तर लगाएंगे? ड्रिप सिंचाई, वो ज्यादा पॉपुलर हुई इसकी तुलना में। दूसरा, इसमें बारिश के समान सिंचाई हो रही है, इसमें जल की बचत कितनी होती? तो इसमें जल की बचत सबकी तुलना बाढ़ विधि से ही करते हैं, 25 से 50%। कितनी होती है ना। तीसरा प्रश्न पूछा जाता है कि इसमें सिंचाई की दक्षता कितनी आती है? तो इसमें सिंचाई की दक्षता, अब दो अलग अलग किताबें पढ़ोगे तो दो अलग अलग उत्तर मिलेगा। अपन दोनों को अगर जोड़ देंगे तो आंसर आएगा 50 से 75%, है ना। वो मृदा पर निर्भर करता है। अगर मृदा रेतीली हुई, बलुई हुई तो दक्षता मात्र कितनी आएगी? 50 से 60। और अगर बलुई दोमट या चिकनी दोमट हुई तो ये दक्षता 60 से लेके 75% तक भी जा सकती है। तो दोनों को एक साथ जोड़ेंगे तो क्या रेंज बन जाएगी? 50 से 75%। क्लियर है मामला? वेरी गुड। अब और प्रश्न आता है कि ऊंची नीची, ऐसा कल बताया था मैंने तुमको, लहरदार, असमतल या उबड़ खाबड़। हिंदी बहुत कठिन भाषा है भाई। कितने नाम हो गए एक ही चीज के? अच्छा, क्या क्या नाम हो गए? ऊंची नीची, लहरदार, असमतल या उबड़ खाबड़, है ना। भूमि के लिए सर्वोत्तम कौन सी विधि है बेटा? कोई भी ओवरहेड सिंचाई है ना, ध्यान रखना। पहले फव्वारा पे ज्यादा ध्यान देते थे, अब सभी ओवरहेड सिंचाई। ठीक है। फिर इसके बाद प्रश्न आता है आपकी आरबीएससी की जो 12th की किताब है, इसके बारे में कुछ लिखा कि नहीं? पहले बताओ मुझे। नहीं लिखा ना अभी? हाँ, तो आरबीएससी 12th की आपकी बुक कहती है कि सिंचाई के साथ उर्वरकों का प्रयोग कौन सी विधि के द्वारा किया जा सकता है? पर बेस्ट कौन सी विधि है? हाँ, सिंचाई के साथ उर्वरक प्रयोग को हम क्या कहते हैं बेटा? फर्टिगेशन। तो फर्टिगेशन किया जा सकता है, इसका ये मतलब नहीं कि सर्वोत्तम है ना। ये किया जा सकता, तो नहीं भी लिखे तो भी चल जाएगा मामला। और क्या लिखा है 12th आरबीएससी में? और लिखा है कि धान एवं जूट की सिंचाई फव्वारा विधि से नहीं कर सकते। क्या लिखा है? धान एवं जूट की सिंचाई के लिए अनुपयुक्त, दोनों विधियां अनुपयुक्त है, बूंद बूंद भी और फव्वारा विधि भी। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इतना पानी दे ही नहीं सकते फव्वारा से, क्योंकि खेत में पानी भर जाए। और लिखा है कि रेतीली मृदाओं के लिए सर्वोत्तम विधि है या उपयुक्त है। ऐसे प्रश्न भी पूछे गए प्राचीन काल में। रेतीली मृदाओं के लिए उपयुक्त विधि का नाम क्या है बेटा? फव्वारा विधि। पर हमको ध्यान रखना है कि इसमें और इसमें, है ना, अपने को जब भी प्रश्न मिले तो उसमें ड्रिप ढूंढना है, नहीं मिले तो क्या लगाएंगे? फव्वारा। कई बार है ना ड्रिप देता ही नहीं ऑप्शन में। कितनी चीजें देख ली अपन ने। इसका विकास कहां हुआ? इजराइल में। जल की बचत कितनी है? 25 से 50%। सिंचाई की दक्षता कितनी है? 50 से 75। ऊंची नीची, लहरदार, असमतल भूमि के लिए सर्वोत्तम। सिंचाई के साथ उर्वरकों का प्रयोग संभव है। संभव का मतलब यह है कि बहुत अच्छी तो नहीं है पर फिर भी किया जा सकता है। धान एवं जूट में किस विधि से सिंचाई नहीं कर सकते? फव्वारा से भी नहीं कर सकते और ड्रिप से भी नहीं कर सकते। रेतीली मृदाओं के लिए अच्छी कौन सी है? फव्वारा। अब इसमें फव्वारा के भाग तो अपन ने पढ़ लिए, और अपन देखते हैं यह एक उच्च दबाव विधि है। कैसी विधि मानी गई है बेटा? यह उच्च दबाव विधि है। उच्च दबाव इसलिए कि जमीन के नीचे का पानी ऊपर से अगर उड़ रहा है तो नीचे से बहुत ज्यादा दबाव पड़ रहा होगा, इसलिए ऊर्जा की खपत ज्यादा करती है। मोटर भी शक्तिशाली चाहिए, है ना। दूसरी बात, यह एक महंगी विधि है। कैसी विधि है बेटा? महंगी विधि। अच्छा, अगर अपन ने परमानेंट स्प्रिंकलर सिस्टम खेत में बिछा दिया तो क्या ट्रैक्टर चलाने में कठिनाई आएगी? तो कुछ हद तक कृषि क्रियाओं में बाधा बनती है। आजकल तो हटा देते हैं फिर लगा देते हैं ना, पर फिर भी कहीं ना कहीं मेहनत तो करना ही पड़ती है। अब इसकी सीमाएं कि फव्वारा विधि कहां उपयोग नहीं की जा सकती। तो सबसे पहले तो तेज हवा वाले क्षेत्रों में।
अगर हवा की रफ्तार कितनी हो, 12 से 15 पे बंद कर देना चाहिए, है ना, परसेंट नहीं है, किलोमीटर प्रति घंटा। नहीं तो क्या होगा कि अपन फव्वारा अपने खेत में चालू करेंगे, सिंचाई हरे राम काका खेत में हो जाएगी, फिर वो डंडा लेके आ जाएंगे, बोले हमारे तो पुष्पन अवस्था आ रही, तूने सिंचाई कर दी। तो पुष्पन अवस्था पर कौन सी उपयोगी नहीं है। अच्छा, पुष्पन अवस्था पर क्यों नहीं है बेटा, है? परागण सब जमीन में हो जाएगा, फूल भी गिर जाएंगे, और वाष्पीकरण द्वारा जल की हानि सर्वाधिक। अच्छा, एक शब्द आता लेपा, कभी सुना तुमने? ऐसे ही पूछ लेते हैं, वो नेब्रा सुंडा ने लिख रखा बीच में किताब, लो एनर्जी प्रिसीजन एप्लीकेशन, हिंदी में लिखूंगा अंग्रेजी में? कोई पूछे किससे संबंधित है तो बता देना, फव्वारा सिंचाई से संबंधित है ना। कम ऊर्जा की खपत करने वाले फव्वारे क्या कहलाते हैं, लेपा। ठीक है, और बताओ कितना लिखोगे पहले, फिर आगे पढ़े, तुम देख लो तुम्हारे हिसाब से, है तुम इतना लिख पाओगे? लिख लो, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है, तुम इसमें 1 घंटा भी लगा सकते हो। है कैसे, इधर का उधर उठा उठा पटकना। सबका अपना पाले एवं लू से बचाव के लिए फव्वारा विधि सर्वोत्तम है। अब एक लाइन भी नहीं लिख पा रहे हैं तो तुमको कैसे 70-80 हजार देख सरकार। चलो आगे, अब कौन सी विधि पढ़ेंगे हम लोग, रेनगन ओवर हेड सिंचाई की दूसरी विधि का नाम क्या बेटा, रेन गन विधि। अब इसमें वो सारी चीजें अपने को कॉमन लिखना पड़ेगी जो अपन ने फव्वारा विधि में लिखी। कौन कौन सी, वर्षा के समान सिंचाई करती, किसके समान सिंचाई करती बेटा, वर्षा के समान सिंचाई। दूसरा, असमतल भूमि पर उपयोगी, इसमें दबाव थोड़ा और ज्यादा रहता है, इसमें दबाव होता है 4.5 से 6.5 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर, और यह 27 से 65 मीटर दूर पानी फेंक सकती है। अब एक होती है सेंट्रल पाइवोट विधि, है ना, इसमें भी कॉमन आएगा, वर्षा के समान सिंचाई करती है ना, और असमतल भूमि के लिए उपयुक्त है, सिंचाई के साथ रसायनों का प्रयोग संभव है। आ गया तू छोटू, बग जा से। अब इसके फोटो देखेंगे, फिर तुम लिखोगे, उसके बाद अगली विधि पढ़ेंगे। मैं कुछ और लिखवाने वाला था पर रहने तो बहुत ज्यादा हो जाता है कभी कभी, है बूंद बूंद सिंचाई, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ड्रिप सिंचाई, हिंदी में लिखूंगा मैं सब, या ट्रिकल सिंचाई। एक बार जेईटी में पूछा है कि ट्रिकल सिंचाई किसे कहा जाता है। अब बूंद बूंद सिंचाई विधि का आविष्कार हुआ इजराइल में, है ना, और वैज्ञानिक का नाम था, अब तुम इसको जो भी पढ़ना चाहो वो पढ़ लेना, सिमचा ब्लास्ट पढ़ो तो भी वही आदमी है, सिम का ब्लास्ट पढ़ो तो भी वही आदमी, इजराइल। इस सारी विधियों का आविष्कार इजराइल में क्यों होता है मुझे आज तक समझ में नहीं, क्योंकि वहां पीने के पानी की एक भी बूंद नहीं है, फ्रेश वाटर जीरो। तो वो समंदर का पानी आरओ प्लांट्स में गुजारते हैं, फिर उस पानी से एक झील है वहां पे, उस झील को भरते हैं और उसे सभी क्रियाएं, खाना पीना नहाना धोना फसलें उगाना इंडस्ट्री में काम में लेते हैं। अच्छा, वो इतना पानी आरओ कर लेते हैं कि वो इजिप्ट को और जॉर्डन को पानी बेचते भी है, इजिप्ट भी वैसा ही है, तो इजिप्ट और जॉर्डन को पानी भी बेचते हैं, मतलब पानी का धंधा वो तेज है ये लोग। चलो, अब बूंद बूंद विधि का आविष्कार कहां हुआ, इजराइल में हुआ। इसमें जल की बचत कितनी होती है, तो इसमें जल की बचत होती है 50 से 70%, जो कि सभी विधियों में सर्वाधिक है। तुम भी लिखने बैठ गए ना, वेरी गुड। पानी का दबाव कितना होता है, पानी का दबाव होता है 1.5 किलोग्राम से लेके 2.5 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर। इस विधि की दक्षता कितनी होती है, तो इसकी दक्षता होती है 80 से 90%, कभी कभी 95% तक भी हो सकती है। कितनी हो सकती है बेटा, हाँ सर्वाधिक, वो मृदा पर निर्भर करता है कि दक्षता कितनी आएगी। ठीक है, फिर ऐसा कहा जाता है कि इस विधि के द्वारा उपज में कितनी वृद्धि होती है, तो
20% से लेकर 100% तक की वृद्धि होती है। ऐसा सीयूईटी ने 2022 में पूछा, रेड्डी एंड रेड्डी की किताब में लिखा हुआ है ना, कि बूंद बूंद सिंचाई का प्रयोग करके उपज में कितनी वृद्धि की जा सकती है, 20% से लेकर 100%। फिर प्रश्न आता है कि प्रभावी रूप से खरपतवार नियंत्रण कौन सी विधि कर सकती है? बूंद बूंद सिंचाई की विधि कर सकती है ना। लवणीय जल का प्रयोग सिंचाई में कौन सी विधि के द्वारा किया जा सकता है? कौन सी विधि के द्वारा किया जा सकता है? लवणीय जल का प्रयोग सिंचाई में किया जा सकता है। अच्छा, लवणीय जल से सिंचाई क्यों नहीं करते? प्लाज्मोलिसिस हो जाता है। क्या हो जाता है? प्लाज्मोलिसिस। देखो, एक शब्द है हिंदी में जिसको हम कहते हैं जीव द्रव्यानुकुंचन। बोल के बताओ एक बार। जीव द्रव्यानुकुंचन बहुत कठिन है, इसलिए इसको अंग्रेजी में कहते हैं प्लाज्मोलिसिस। और कठिन हो जाता है। देखो, मुझे एक बात बताओ, मान लो किसी गिलास में अपन पानी भरे, क्या भरते हैं, और इस पानी के अंदर एक अंगूर डाले, क्या होगा? अंगूर गीला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पर अगर एक किशमिश डाल दे तो क्या होगा? है? फूल जाएगा। वेरी गुड। अच्छा, इस गिलास के पानी में अंगूर जिसमें डाला था, जिसमें अंगूर गीला हो गया था, इसमें 2-3 चम्मच नमक डाले, क्या होगा? है? अंगूर पिचक जाएगा। क्यों पिचक जाएगा? क्योंकि किसी भी विलयन में, जैसे मान लो एक गिलास यहां दिया हुआ है और इसको मैं दूसरे गिलास से कनेक्ट कर देता हूं। क्या कर दिया मैंने? 2 गिलास को आपस में जोड़ दिया, दोनों में पानी भर दिया। अब मैंने इस गिलास के अंदर 4 चम्मच शक्कर डाल, क्या ये गिलास का पानी भी मीठा हो जाएगा? हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जैसे जैसे इधर शक्कर की सांद्रता बढ़ेगी, वो शक्कर किधर मूव करने लग जाएगी? कम सांद्रता की ओर। तो किसी भी विलयन में विलेय पदार्थ हमेशा अधिक सांद्रता से किधर जाता है? कम सांद्रता की ओर जाता है ना। तापमान भी किधर से जाता है? उच्च ताप से निम्न ताप की ओर ऊष्मा जाती है। वायुमंडलीय दाब की पवन भी किधर जाती है? उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। पूरी दुनिया में चीजें उच्च से निम्न की ओर जा रही है। ठीक है, नॉलेज भी कहां जाता है? उच्च ज्ञान से निम्न ज्ञान की, है ना। कभी कभी उल्टा हो जाता है, कोई स्टूडेंट आके पढ़ा चला जाता है, अरे सर ये ऐसे नहीं आएगा, हुआ नहीं आएगा। पर जब चयनात्मक पारगम्य झिल्ली आती है, जीवित कोशिका की बात, तो मामला पौधों की जड़ों के अंदर जो पानी है वो बाहर आके सांद्रता बराबर करना चाहता है, जिससे जड़ें पिचक जाती है। इसको कहते हैं जीव द्रव्य का आकुंचन हो जाना, प्लाज्मोलिसिस। तो लवणीय जल से सिंचाई करने पर प्लाज्मोलिसिस के कारण पौधों की मृत्यु हो जाती है। इसलिए पृथ्वी पर 71% पानी होने के बाद भी सिंचाई के पानी की कमी है ना। लिख लो ये लाइन। क्या अभी कुछ नहीं लिखा तुमने? सही बताओ, पहले वाला ये लिखा क्या तुमने? अभी नहीं लिखा, फिर बाद में ही लिखना। अब बूंद बूंद सिंचाई में कैसे डायग्राम बनाएंगे हम? इसमें भी एक मुख्य पाइपलाइन होती है। क्या होती है बेटा? मुख्य पाइपलाइन। और इससे परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री का कोण बनाते हुए लंबवत कौन सी पाइपलाइन होती है? सहायक पाइपलाइन, है ना। पहले जो बूंद बूंद पाइपलाइन आती थी उसमें मुख्य पाइप का जो व्यास है वो 3-3.5 सेंटीमीटर का होता था। अब मुख्य पाइपलाइन खुद ही 1 से 1.5 सेंटीमीटर की आती है, मतलब और छोटा इसको बना दिया गया। तो मुख्य पाइपलाइन से जुड़ी हुई लाइन क्या कहलाएगी? सहायक पाइप। और इस सहायक पाइप पर कुछ दूरी पर, निश्चित दूरी पर विशेष प्रकार के छिद्र बने होते हैं, जिनको कहते हैं ड्रॉपर्स या एमिटर्स। अच्छा, इसका एक प्रकार और होता है, या तो ड्रॉपर डायरेक्ट लगे होते हैं, या तो ऐसे छोटी सी एक नली और होती है, उसके एंड पे जाके ड्रॉपर लगा देते हैं। ये इसको कहते हैं लेटरल पाइप। क्या कहते हैं बेटा? अभी कोई सी एग्जाम में पूछा हुआ है कि लेटरल पाइप किसमें पाया जाता है? किसमें पाया जाता है? बूंद बूंद विधि में। कौन सा पाइप पाया जाता है? लेटरल पाइप पाया जाता है। तो बूंद बूंद सिंचाई की विधि में ये वाला पाइप कौन सा है बेटा? मुख्य पाइप, है ना। ये काय का बना हुआ रहता है? पीवीसी का, पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसको तुम प्लास्टिक कहते हो। पेप्सी पाइप देखा तुमने? लूज होता है। दूसरा ये कौन सा पाइप है? सहायक पाइप। सहायक पाइप के ऊपर व्यवस्थित छिद्र क्या कहलाते हैं? ड्रॉपर कहलाते हैं। इन्हीं को एमीटर्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक हो तो एमीटर, एक से ज्यादा हो तो एमीटर्स। अब प्रश्न आता है कि इस ड्रॉपर में से पानी किस गति से निकलता है? तो लगभग 2 से लेकर 2.5 लीटर प्रति घंटा। अब ये अलग अलग प्रकार के आते हैं, 2 लीटर वाला, 4 लीटर वाला, 6 लीटर वाला और 8 लीटर वाला। कितने प्रकार हो गए? 4। पर नॉर्मली कितने लीटर का आता है? 2 से 2.5 लीटर प्रति घंटा। और ये बूंद बूंद करके पानी निकलता। अब आपको देखना है कि बूंद बूंद सिंचाई की विधि केवल दूर दूर लगाए जाने वाले पौधों पर ही उपयोगी है। कौन से पौधे दूर लगाते हैं बेटा? है? एक तो फल वृक्ष हो गया, और बताओ और कौन हो गया? सब्जियां, आलू, टमाटर, बैंगन में। आलू में नहीं करते हैं ना प्रयोग, अभी नॉर्मली नहीं करते। बड़े ड्रॉपर्स आ गए जो कर सकते हैं, पर वैसे नहीं करते, है ना। बहुत आसपास लगाते हैं आलू। फिर इसके अलावा कपास। कौन सा कपास? बीटी कपास, क्योंकि बीटी कपास में 1-1 मीटर की दूरी रखते। तो फलों और सब्जियों में साथ ही साथ बीटी कपास, बीटी नहीं भी मिले तो भी कपास में इसका प्रयोग आसानी से किया जा सकता है। पास पास लगाई जाने वाली फसलों के लिए यह विधि अनुपयोगी है।
तो पास वाली फसलों में इसका प्रयोग नहीं करना है। क्या गेहूं में इसका प्रयोग किया जा सकता है? फव्वारा सिंचाई का किया जा सकता है। गेहूं में फव्वारा का प्रयोग किया जा सकता है, पर बूंद बूंद का प्रयोग नहीं किया जा सकता। अच्छा, कभी कभी ऐसे प्रश्न आ जाता है कि शुष्क खेती वाले क्षेत्रों में, कौन से क्षेत्रों में बेटा? शुष्क खेती वाले क्षेत्रों में सर्वोत्तम विधि बताइए। शुष्क को बारानी भी कहते हैं ना, किसको मानेंगे? बूंद बूंद को। ये नहीं भी मिले तो क्या लगा सकते हैं? फव्वारा लगा सकते हैं, क्योंकि ये प्राचीन काल से प्रयोग होती आ रही है ना। सब दूर ड्रिप ढूंढना है, नहीं मिले तो फिर क्या लगाएंगे? फव्वारा। क्लियर है मामला? अब कभी कभी इस ड्रॉपर में से पानी निकलना बंद हो जाता है, इस घटना को कहते हैं क्लॉगिंग। क्लॉगिंग का मतलब होता है डुच्चा फंसना। डुच्चा समझते हो तुम लोग? किसी पाइप में कपड़ा फंसा देना क्या कहलाता है ना? डुच्चा फंस। तो ड्रॉपर से पानी आना बंद हो जाना, ड्रॉपर से पानी निकलना बंद हो जाना क्या कहलाता है? क्यों बंद हो जाता है? पानी निकलना बंद हो जाता है क्योंकि या तो मृदा में उपस्थित लवण उसमें फंस जाते हैं। तो पहली क्लॉगिंग किसके द्वारा हो सकती है? लवण के द्वारा। या तो मृदा में उपस्थित शैवाल उसके अंदर उगने लग जाती है, तो दूसरी क्लॉगिंग किसके द्वारा है? शैवाल। लवण के लिए HCl या H2SO4 का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? HCl को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। H2SO4 को हम क्या कहते हैं? और अगर शैवाल द्वारा है तो फिर ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? है? दूसरी बात आपको एक बात देखना है कि यदि जल पटल ऊंचा है, जल पटल किसको कहते हैं अपन? अंडरग्राउंड वाटर का लेवल क्या कहलाता है? वाटर टेबल ऊंचा है। ऊंचा है का मतलब क्या है? कि नदियों के किनारे अपन 2 फीट जगह खोदेंगे और पानी निकल जाएगा, तो वहां पर बूंद बूंद का प्रयोग करेंगे क्या? तो ऐसी स्थिति में बूंद बूंद विधि क्या हो जाती है? अनुपयोगी हो जाती है। जल की उपलब्धता बहुत ज्यादा है, तब भी बूंद बूंद विधि का प्रयोग नहीं करना चाहिए, है ना। आजकल क्या है, पड़ोसी को दिखाने के लिए अपन बूंद बूंद खरीद लाते हैं। ऐसा नहीं करना। अगर अपने पास बहुत पानी, नहर जा रही है, सरकार फ्री में पानी दे रही है, अपन ने बूंद बूंद लगा रखी, तो लाख रुपए लगता है। तीसरी बात कि चूहे द्वारा हानि हो जाती। चूहे क्या करते हैं? काट देते हैं। अभी सबसे बड़ा नुकसान यही चल रहा है मार्केट में, और यह एक महंगी विधि है। अब तुम घड़ी तरफ देख रहे होगे बहुत देर से, यहां से लिखना शुरू करोगे? लिखो, और लिख लेना फर्टिगेशन के लिए सर्वोत्तम। 12th की बुक में 75% पानी की बचत होती है लिखा। 12th की बुक मेरे पास है बेटा, कहीं से कहीं तक भी नहीं लिखा होगा मेरे हिसाब से। मैं देख के मैंने तो कर दिया मेरा काम, लिख रहे हैं, इनकी गलती, मेरी कोई गलती नहीं है। नौजवानों जल्दी लिखो फटाफट। वेरी गुड।